आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर नंबर 11 तक हम लोगों ने बुक का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। आज लेक्चर नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, और ये बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड है। तो चैप्टर 10 में आप लोगों के पास इनपुट और आउटपुट है। इनपुट का मतलब होता है आप कंप्यूटर को किस तरह से डेटा दे सकते हो, कंप्यूटर से या प्रोग्राम से किस तरह से बात कर सकते हो, और आउटपुट का मतलब है कि वो रिटर्न में आपको किस तरह से आंसर करेगा। जो बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस आप लोगों ने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में भी, वो क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप कंप्यूटर को या अपने प्रोग्राम को इनपुट देते हो। उसके प्रोग्राम के बाद आप लोगों ने जो भी प्रोग्रामिंग की है, जो भी प्रोसेस उसमें करना है, वो कंप्लीट करके जो आप लोगों को वो रिजल्ट देता है वो आपको आपके स्क्रीन पे शो करता है, मॉनिटर पे शो करता है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप लोग जब कंप्यूटर के अंदर डाटा इंसर्ट करते हो, कंप्यूटर को डाटा देते हो, दैट इज इनपुट। एंड जब आप लोगों को कंप्यूटर को रिजल्ट शो करता है या कोई रिजल्ट दिखाता है या जनरेट करता है, उसको आप लोग बोलते हो आउटपुट। देन स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, जैसे भी मैंने डिस्कस किया, इनपुट आप लोगों के पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को जो भी दे रहे हो वो डेटा भी हो सकता है, वो आप लोगों का नंबर्स में, कैरेक्टर्स की फॉर्म में, अल्फाबेट्स की फॉर्म में डेटा हो सकता है, और आप इवन स्पीच, जैसे आप माइक्रोफोन में बोलते हो, वो आप लोगों के पास एक ऐसा डेटा है जो स्पीच के फॉर्म में है, और इस तरह के डिफरेंट डाटा आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन प्रोग्राम में मोस्टली हम लोग जो डाटा है वो कीबोर्ड के थ्रू ही एंटर करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्ड आप लोगों के पास इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। मोस्टली जो डाटा एंटर होता है वो कीबोर्ड के थ्रू होता है। देन सी लैंग्वेज आप लोगों को ये फंक्शन प्रोवाइड करती है कि यूजर जिस टाइम पे प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम पे इनपुट प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर को जो भी नंबर आप लोगों को चाहिए रिक्वायर्ड, वो आप लोग एंटर करते हो, और वो जो भी ऑपरेशन आप चाहते हो वो आपको परफॉर्म करके देता है। उसमें कोई प्री डिफाइंड नंबर्स नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट दे। आप अपनी मर्जी का नंबर देते हो और वो आपको उसके मुताबिक रिजल्ट देता है। तो सी लैंग्वेज भी आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि आप लोग प्रोग्राम से बात कर सकते हो, आप अपनी मर्जी के नंबर्स दे सकते हो। जो भी आप लोगों ने प्रोसेस करवाना है वो आप लोग यूजर की मर्जी के मुताबिक भी काम कर सकते हो। क्योंकि जब आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, आप लोग जो लिखते हो प्रोग्राम है, तो सी में फंक्शंस या फंक्शनैलिटी है जिसकी बेसिस पे आपके प्रोग्राम का जो भी यूजर है, जो भी आपके प्रोग्राम को रन करेगा या यूज करेगा, वो भी डेटा एंटर कर सकता है। देन आप लोगों के पास है आउटपुट। आउटपुट आप लोगों के पास, इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर। कोई इंफॉर्मेशन, कोई स्क्रीन, कोई इमेज, जो भी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है, जो भी स्क्रीन देके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमारे पास होता है आउटपुट। इवन आपका प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल मैंने उसमें एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मैं स्टूडेंट्स का ग्रेड कैलकुलेट करना चाह रही थी, तो जो मैं एंटर करूंगी वो स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। जो स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करेंगे वो क्या है? इनपुट। और जो कैलकुलेट होके वो मुझे रिजल्ट शो करेगा वो है आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो मैंने आपको अभी भी बताया, डिस्प्ले है करवाना, मॉनिटर, जो हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। देन आप लोगों के पास सी लैंग्वेज ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करती है कि आप किस तरह से अपना आउटपुट दिखा सकते हो, आप यूजर को उसका रिजल्ट किस तरह से शो कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग, उसमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो, यूजर को किस तरह से नजर आए, उसमें स्पेसेस कितनी हो, नेक्स्ट लाइन में क्या शो हो, जो भी फॉर्मेटिंग है वो सारी आप लोगों के पास सी लैंग्वेज वो फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिसकी बेसिस पे आप लोग वो सारी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हो। देन हमारे पास एक मेन फंक्शन है प्रिंटएफ। अभी तक हम लोग लैब के भी प्रोग्राम्स कर रहे थे, उसमें भी मैंने बहुत दफा डिस्कस किया, जब भी कोई चीज आप लोग चाहते हो कि आपका प्रोग्राम शो करे, यूजर को दिखाए, इसको हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं, यूजर को दिखा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंटएफ का फंक्शन। जितने भी आउटपुट वाले काम है उनके लिए जो फंक्शन यूज होता है सी लैंग्वेज में वो है प्रिंटएफ। प्रिंटएफ का मतलब ये है कि आप लोग ये फंक्शन तभी यूज होता है जब
इस फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग जो लिखोगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, वो एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन या ब्लैक वाली स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। तो printf फंक्शन आप लोगों के पास क्या है? द printf फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द मॉनिटर। क्योंकि मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, तो जो भी सी लैंग्वेज का जो भी आउटपुट होगा, आपने एक प्रोग्राम लिखा उसका जो भी आउटपुट होगा, जो भी रिजल्ट्स होंगे, वो आप लोग printf फंक्शन यूज करते हो यूजर को दिखाने के लिए। आप जो चीज printf में कॉल नहीं करते हो या नहीं लिखते हो, वो यूजर को, वो कैलकुलेट हो भी जाए तो यूजर को नजर नहीं आती। यूजर को दिखाने के लिए आप लोगों को printf का फंक्शन यूज करना पड़ता है। It can display text, constants और values of variable on screen in specified format। ये क्या क्या डिस्प्ले कर सकता है? टेक्स्ट भी कर सकता है, कॉन्स्टेंट्स भी, जो हम लोगों ने पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस किए। इसके अलावा जो वेरिएबल की वैल्यूज है, वेरिएबल क्या होता है? ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है और जो चेंज हो सकती है। तो आप लोगों के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है printf का फंक्शन वो भी शो कर सकता है, बट स्पेसिफाइड फॉर्मेट, printf के लिखने के अपने कुछ रूल्स हैं, उसी रूल्स या उसी फॉर्मेट के मुताबिक वो आपको आउटपुट शो कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे ये लाइन पर्पल कलर की चाहिए। आप लोगों का जो भी स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते, आपको उन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है। देन आप लोगों के पास सिंटेक्स रूल क्या है printf फंक्शन के? printf फंक्शन के लिए आप कीवर्ड यूज करते हो printf और इसके बीच में स्पेस नहीं आती। फिर आप लोग ओपनिंग ब्रैकेट यूज करते हो। पहली चीज हम लोग लिखते हैं उसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग, जो अभी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है। मोस्टली फॉर्मेट स्ट्रिंग वो होती है जो आप एज इट इज कोट्स में लिखते हो और एज इट इज दिखाना चाहते हो यूजर के। फॉर एग्जाम्पल माई रिजल्ट इज, तो मैं माई रिजल्ट इज को या माई फर्स्ट प्रोग्राम में इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देती हूँ। तो स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड्स, तो जो या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स। आप लोगों ने जैसे किया ना, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये एक पूरी स्ट्रिंग है। तो वो स्ट्रिंग जो आप एज इट इज शो करना चाहते हो, सबसे पहले वो आती है। फिर कॉमा के बाद आप लोगों के पास आती है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोग कभी कभार फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम वैल्यू भी प्रिंट करवाना चाहते हैं किसी वेरिएबल की। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम लोग स्पेसिफाइड रूल्स के मुताबिक कोई ना कोई इंडिकेशन लिखेंगे और आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हम लोग फिर प्रोवाइड करते हैं कि कहां से आप लोगों ने वैल्यू लेनी है। फॉर्मेट स्ट्रिंग आप लोगों के पास क्या? द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोट्स। जो भी लाइन आप लिखोगे जो एज इट इज यूजर को शो हो, वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आएगी वो एज इट इज शो हो जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। ये इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल, आप लोगों को रिजल्ट जो जैसा आप चाहते हो, जो आप लिखा हुआ देखना चाहते हो, वो आपको वही दिखाती है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? टेक्स्ट हो सकता है, जो भी, जैसे मैंने आपको कहा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, द रिजल्ट इज, जैसे हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था। देन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इनको हम लोग डिटेल में भी आगे भी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफाइज हाउ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विल बी डिस्प्लेड। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताता है कि आप लोगों के पास जब वेरिएबल की वैल्यूज आप लोगों ने शो करनी होंगी यूजर को, तो वो किस तरह से शो होंगी। टेक्स्ट तो जैसे आप लिखते हो वो वैसे ही शो हो जाता है, बट अभी जैसे मैंने पिछली साइड पे डिस्कस किया कि जब आपको वेरिएबल की वैल्यू को शो करना होता है, उसके स्पेसिफाइड रूल्स हैं, तो उनको आप लोग बोलते हो फॉर्मेट स्पेसिफायर। देन एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस आप लोगों के पास आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी वर्ड के बीच में स्पेस ज्यादा देना चाहती हूँ, कब देना चाहती हूँ, कभी कोई लाइन में नेक्स्ट लाइन में शो करना चाहती हूँ, मैं अपने आउटपुट में इन्वर्टेड कॉमास शो करना चाहती हूँ, स्लैशेस शो करना चाहती हूँ, तो मैं अपने आउटपुट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकती हूँ या किस तरह से उसको ज्यादा खूबसूरत बना सकती हूँ या रीडेबल बना सकती हूँ, वो मैं एस्केप सीक्वेंसेस के थ्रू करती हूँ। देन आप लोगों के पास आती है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है? द आर्ग्यूमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस हुज वैल्यूज आर टू बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन। आप लोगों के पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो कॉमा के बाद लिखते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमास में बिल्कुल भी नहीं लिखते, कोट्स में बिल्कुल भी नहीं लिखते।
बगैर कोट्स के लिखते हैं। और वो क्या क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। अगर आप लोग कांस्टेंट लिखोगे तो आप लोगों की स्ट्रिंग के फॉर्मेट स्पेसिफायर में एज इट इज वो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप लोग वेरिएबल लिखोगे इस जगह पे तो आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो स्पेसिफायर है उस जब आउटपुट शो होगा उसकी जगह उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी। और आप कोई ना कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। एक्सप्रेशन लिखने से जो भी उसका रिजल्ट, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसे सेट जो सिंगल वैल्यू आंसर देता है। तो एक्सप्रेशन लिखने से जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो शो होगा। फिर ईच आर्ग्यूमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। आप लोग एक प्रिंटएफ में एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हो, लेकिन हर आर्ग्यूमेंट को आप लोगों ने क्या करना है? कॉमा से सेपरेट करना है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन द स्ट्रिंग। आप लोग आर्ग्यूमेंट लिस्ट में कांस्टेंट ले रहे हो, वेरिएबल ले रहे हो या एक्सप्रेशन ले रहे हो, उसकी वैल्यू कैसे यूजर को किस तरह से नजर आएगी? जो भी आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो बताएगा कि यूजर को किस तरह से नजर आएगी। अब आप लोगों के पास जब एक से ज्यादा होंगी तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस तरतीब में आप लोगों ने दिया है, आप लोगों ने वेरिएबल के नाम या कांस्टेंट उसी तरतीब में देने हैं, जो मैं अभी आगे आपको प्रोग्राम में बताऊंगी। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है जिनको भी हम देखते हैं डिटेल में। आपके जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू शो करना चाहते हो तो उसके लिए साइन यूज होता है %d। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है वो है %d। इसी तरीके से अगर आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट यूज करना चाहते हो तो वो आप लोगों के पास होता है %f। लाइकवाइज आगे भी बहुत सारे हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। द यूज ऑफ आर्गुमेंट लिस्ट इज ऑप्शनल। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा था printf माय फर्स्ट प्रोग्राम इन्वर्टेड कॉमास में, और मैंने उसको रन किया था, वो रन आराम से हो गया था, उसमें कोई एरर नहीं आया था। इसका मतलब है कि आप लोग आर्ग्यूमेंट लिस्ट सिर्फ तभी यूज करते हो जब आप लोगों ने रन टाइम पे कोई वैल्यूज को शो करना होता है अपने आउटपुट में। अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते हो आर्ग्यूमेंट लिस्ट तो भी आप लोगों के प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट वो आपकी जिस तरह रिजल्ट आप चाहते हो उस तरह से शायद आपको शो ना हो पाए। तो ये वेरी करता है कि आप लोग आर्ग्यूमेंट लिस्ट को यूज करना चाहते हो या नहीं। तो यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग, आप लोगों के पास जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, जो चीज मैंने आपको कहा था डबल कोट्स में लिखते हैं, आप लोग वो विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी लिख सकते हो। जैसे ये क्या लिखा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग जो हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, मैंने ब्रैकेट के अंदर कॉमा के बाद कुछ भी नहीं लिखा, तो आप विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी काम कर सकते हो। तो ये आप लोगों के पास क्या है? कंट्रोल स्ट्रिंग। अब ये जब भी प्रिंट होगा, जब भी रन होगा आप लोगों के पास, तो क्या लिखाएगा? हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे नजर आ जाएगा यूजर को। और इसके अलावा आप लोगों के पास अगर हम लोग देखें तो इसमें कोई भी स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं हुआ हुआ, इसमें सिर्फ कंट्रोल स्ट्रिंग यूज हुई है। कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर या एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं हुआ, एक सिंपल सी प्लेन फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज हुई है। देन आप लोगों के पास अगर हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखें विद सिंगल आर्ग्यूमेंट तो हम वो भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा है योर मार्क्स आर %d इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा m। ये जो कॉमा के बाद m है ना, ये आप लोगों के पास है आर्ग्यूमेंट। अब जब भी ये प्रिंट होगा, ये क्या है? कंट्रोल स्ट्रिंग कंप्लीट। देन आप लोगों के पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब आप ये जो m है ना, ये इस टाइम पे मैं इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर से बोल रही हूँ क्योंकि आगे आर्ग्यूमेंट लिस्ट में मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। m एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, और ये जो %d है ना, ये आप लोगों के पास होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जब भी ये प्रोग्राम, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो लिखा आएगा योर मार्क्स आर, और जो भी m के अंदर वैल्यू है इस %d की जगह वो लिखी आ जाएगी। अब जो %d लिखा है इसका मतलब है m के अंदर जो भी वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म की है। अगर m की टाइप फ्लोट होती तो हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज के साइन के साथ f। तो ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और योर मार्क्स आर आप लोगों के पास कंट्रोल स्ट्रिंग है, m आपके पास जो है वो आर्ग्यूमेंट है जो सिंगल आर्ग्यूमेंट है। देन
यूजिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, आप एक नहीं भी दे सकते हो, एक भी दे सकते हो और एक से ज्यादा भी दे सकते हो। तो जब आप लोगों ने प्रिंट एफ में बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू शो करनी होती है, तो फॉर एग्जाम्पल योर मार्क्स आर दिस एंड योर ग्रेड इज दिस। अब मैंने क्या कहा, स्टूडेंट को क्या लिखा हुआ नजर आएगा कि आपके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 56 है और आपका ग्रेड है सी, तो लिखा कैसे आएगा, योर मार्क्स आर, मार्क्स किस फॉर्म में, इंटीजर में, एंड ग्रेड किस फॉर्म में होता है, करेक्टर की फॉर्म में। तो ये अब परसेंटेज डी और परसेंटेज सी के जो साइन है वो होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये रन टाइम पे इनकी जगह कोई वैल्यू आएगी। अब परसेंटेज डी की जगह रन टाइम पे कोई इंटीजर वैल्यू आ सकती है और परसेंटेज सी में रन टाइम पे कोई ना कोई करेक्टर वैल्यू आ सकती है। और ये वैल्यूज आएंगी कहां से, एम और जी से। एम पहले लिखा है इसलिए जो पहले लिखा होता है वो पहले वाले को वैल्यू देगा, जो बाद में लिखा है वो बाद वाले को वैल्यू देगा। इसके बाद अगर कुछ तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है तो उसके लिए हमें एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ता। तो एम के अंदर जो भी वैल्यू है वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, तभी हम लोगों ने पहला परसेंटेज डी किया है। और जी की टाइप क्या है, करेक्टर, तभी हम लोगों ने दूसरा परसेंटेज सी किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर एम की टाइप करेक्टर होती और जी की इंट होती तो आप लोगों ने इस तरतीब में लिखने से एरर आता। तो परसेंटेज डी क्योंकि पहले लिखा है तो वही वेरिएबल कॉमा के बाद पहले लिखा जाएगा या वही आर्ग्यूमेंट पहले लिखा जाएगा जिसकी टाइप सेम है, अदरवाइज आप लोगों के पास एरर आएगा। तो अब लिखा क्या आएगा, योर मार्क्स आर, जो भी एम की वैल्यू है, एंड ग्रेड इज, जो भी जी की वैल्यू है। देन अगर हम लोग प्रोग्राम देखें, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.i हम लोगों ने लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर ली, conio.h इंक्लूड की, फिर हम लोगों ने मेन का फंक्शन स्टार्ट किया, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट की। देन हमारे पास एक वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया जिसकी टाइप क्या है, इंट, और जिसके अंदर वैल्यू क्या है, 10। देन करेक्टर टाइप एक वैल्यू लिया जिसके अंदर हम लोगों ने, इसका नाम क्या है, ch, इसकी टाइप क्या है, करेक्टर, और इक्वल्स टू के बाद हम लोगों ने जो वैल्यू उसमें असाइन किया वो है स्टैरिक। स्टैरिक एक सिंबल है, एक करेक्टर है। और जब भी करेक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर होती है वो सिंगल कोट्स में आती है। देन क्लियर स्ट्रिंग का फंक्शन, जब आप लोगों को याद है आउटपुट हम लोगों ने किया था वो रिपीट हो रहा था, बार बार प्रोग्राम रन करने से हर दफा पुराना आउटपुट जो है वो उसके साथ रिपीट हो रहा था। तो हम लोग जब भी काम करें अपनी स्क्रीन को, जो आउटपुट स्क्रीन है, पहले उसको क्लियर कर दें, कोई भी नई चीज शो करने से पहले अपनी स्क्रीन को क्या कर देते हैं, क्लियर। देन प्रिंट एफ, अब प्रिंट एफ लिखा हुआ है टेस्टिंग आउटपुट। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है टेस्टिंग आउटपुट, एज इट इज आउटपुट में लिखा आएगा टेस्टिंग आउटपुट और 3 डॉट्स। और ये कौन से वाले एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है क्योंकि आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑप्शनल होती है, इसमें हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। देन हमारे पास, हम लोगों के पास सेकेंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट, वहां पे हम लोग क्या लिखा, परसेंटेज डी। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं लिखी लेकिन मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के तरह आप लोगों ने कुछ ना कुछ लिखना होता है, चाहे वो फॉर्मेट स्ट्रिंग हो या फॉर्मेट स्पेसिफायर या दोनों हो। अब परसेंटेज डी, जब भी प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले क्या लिखाएगा, टेस्टिंग आउटपुट 3 डॉट्स, फिर साथ उसी लाइन में क्या आ जाना चाहिए, परसेंटेज डी की जगह जो भी एन में वैल्यू है, एन में क्या वैल्यू, 10, तो टेस्टिंग आउटपुट में हमें क्या नजर आएगा, 10। देन परसेंटेज ch, तीसरी हमें क्या लिखा आएगा, इस प्रिंट एफ के एग्जीक्यूट होने से परसेंटेज सी की जगह स्टैरिक का साइन लिखा आ जाएगा, जो भी ch के अंदर जो भी साइन होगा वो लिखा आ जाएगा। देन प्रोग्राम एंड, और इसकी आउटपुट मेरे पास क्या है, टेस्टिंग आउटपुट डॉट 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 10 स्टैरिक। क्योंकि मैंने इसमें कोई भी एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं किया जिसकी वजह से आउटपुट मेरी नेक्स्ट लाइन में जाए, तो आप जितनी मर्जी प्रिंट एफ स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में लिख दो, जब भी आउटपुट आएगा वो एक ही लाइन में नजर आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के पास जो ये टेस्टिंग आउटपुट अलग लाइन में आए, 10 अलग लाइन में आए और स्टैरिक अलग में आए, तो आपको हर एक स्टेटमेंट के बाद इन्वर्टेड कॉमास में ही \n लिखना पड़ता है, तभी वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अदरवाइज प्रिंट एफ आप जितने मर्जी नेक्स्ट लाइन में लिखिए, आपके पास आउटपुट सेम ही लाइन में शो होगा अगर आप \n यूज नहीं करेंगे। देन आप लोगों के पास अगर हम सेकेंड प्रोग्राम देखें
तो सेम लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड की, मेन का फंक्शन स्टार्ट किया। अब इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स दिए, तीनों की टाइप क्या है, फ्लोट, वेरिएबल 1, 2 और रिजल्ट। फिर मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया। देन वेरिएबल 1 में वैल्यू, क्योंकि ये फ्लोट टाइप है तो पॉइंट वाली वैल्यू आएगी 24.27। देन वेरिएबल 2 में 41.50। देन रिजल्ट क्या है, दोनों को ऐड करो, और क्योंकि दोनों फ्लोट है तो इनका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, फ्लोट। और अब हमारे पास 24.27 और 41.50 को ऐड करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में सेव हो जाएगा, RES में। और आप लोगों ने याद रखना है हर स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेटर सेमीकोलन जिसको कहते हैं वो मस्ट आएगा। देन प्रिंटफ, अब मैं लिखना चाहती हूं, मैं प्रोग्राम में शो करना चाहती हूं, लिखा हुआ है 24.27 प्लस 41.50 इज इक्वल टू जो भी रिजल्ट है। अब रिजल्ट तो मुझे प्रोग्राम ने कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कह रही हूं, क्या लिखा हुआ है, एक वैल्यू नजर आए, तो मैं कह रही हूं %f प्लस %f इज इक्वल टू %f। अब उसको कैसे पता चलेगा कि पहले वाले %f में किसकी वैल्यू आएगी, तो कॉमा के बाद आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल 1। क्योंकि ये सबसे पहले लिखा है इसलिए ये सबसे पहले वाले %f को वैल्यू देगा। फिर लिखा है वेरिएबल 2, तो ये दूसरे वाले %f को देगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, RES, तो RES किसको देगा, तीसरे वाले को। अगर हम लोग ये तरतीब चेंज कर दे तो रिजल्ट भी लिखा हुआ चेंज नजर आएगा। क्लियर है, तो आप लोगों ने इसको देखना है कि जो आपने वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट लिस्ट में वही वाला वेरिएबल पहले लिखना है जिसका आप लोगों ने स्पेसिफायर पहले लिखा हुआ है। देन आप लोगों के पास गेट चेंज का फंक्शन एंड क्लोज। तो सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा आएगा आउटपुट में, 24.27 प्लस 41.50, जो भी रिजल्ट कैलकुलेट हुआ 65.7008।